गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। कई सोच रहे हैं मास्टर बावला हो गया। आ जाएगी, अभी छोड़िए यार, पहुंचने में टाइम लगेगा। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी की पहली मुलाकात मॉर्निंग से शुरू होती है। अब आप में से कई लोग सेमिनार में आए होंगे तो सोच रहे होंगे सेमिनार के दिन भी मॉर्निंग भी बोल के गए थे आप। हाँ, सेमिनार मैंने लिया था आपका और मॉर्निंग से शुरू किया था। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ज़िंदगी में किसी के भी साथ हो, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपका नंबर यदि शाम को 5 बजे भी आता है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो भी आप गुड इवनिंग विश नहीं करते। हमेशा शुरुआत मॉर्निंग से होती। कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। देखिएगा, इतिहास किसे कहते हैं। वह समय, लिखना किसी को कुछ भी नहीं है, ये बंद करो, लिखना कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं। वह समय जो बीत गया, जिसके अपन को प्रमाण प्राप्त होते हैं, उसे इतिहास कहा गया। इतिहास की बात करें, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। मैडम कुछ नहीं लिखना साहब, कॉपी बंदी रखना। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन इतिहास कौन सा हुआ करता है? ईसा पूर्व से लेकर और लगभग 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक या 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है। लगभग लगभग भारत में महमूद गजनवी के प्रवेश तक। आप इसमें पढ़ोगी, पहले उसमें पढ़े आई, ठीक है। महमूद गजनवी के प्रवेश तक तुम भी इसमें पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे पुराने बैठे हैं। महमूद गजनवी के प्रवेश तक प्राचीन माना गया है। महमूद गजनवी से लेकर और लगभग 1707 तक भारत में अंग्रेजों के प्रवेश तक मध्यकालीन माना गया है और 1707 से लेकर देश आजादी तक आधुनिक माना गया है। प्राचीन इतिहास को फिर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। बात आती है प्राग ऐतिहासिक क्या होता है। वह समय जिसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, वह काल जिसके हमें लिखित जानकारी नहीं थी। अब लिखित मिली ही नहीं गई तो पढ़ी कहां से जाएगी? जो चीज हमारे पास प्राप्ति नहीं है उसको पढ़ेंगे कैसे? तो वह समय जिसके न तो हमको लिखित साक्ष्य मिले और ना वो पढ़े गए, कौन सा समय था? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक, नंबर 3 ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के ना तो लिखित साक्ष्य मिले और ना वो पढ़े गए। नंबर 2 बात करें ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी तो मिली थी लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। समझ में नहीं आई हमारे क्या लिखा हुआ है।
छोटा बच्चा देखा होगा, लिख तो देता है वो, एक मैडम का ध्यान नहीं है, छोटा बच्चा लिख तो देता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं चलता वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, पूरी दीवार पर कर दिया, उसको बोले पढ़, तुमको बोले पढ़, क्यों, अपन को पता ही नहीं है, इस तरह से लिख देता है, उसने ऐसे लिख दिया, यहां से लिखना शुरू किया, क्यों, ये कैसे लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा, फिर आया, फिर ऐसे आ गया। जैसे गाय बाथरूम करती है ना, गाय मूत्र करती है तो यूं गई फिर गई आगे, यूं जाए आई, फिर आई फिर यूं आ गई, फिर आई फिर यूं गई, फिर यूं आ गई। इस आद्य ऐतिहासिक समय की जो लिपि थी वो इसी प्रकार की थी, जिसे कहा जाता है बेस्ट्रोफेदम लिपि। गाय जिस प्रकार से मूत्र करती है उस प्रकार से लिखा गया था, इस कारण से इसी लिपि को गौमूत्र लिपि के नाम से भी जाना जाता है। बेस्ट्रोफेदम लिपि को गौमूत्र लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ये आद्य ऐतिहासिक काल की थी। इस समय की लिखित जानकारी तो मिली थी लेकिन वो पढ़ी नहीं गई थी। आपने शायद एक सभ्यता पढ़ी होगी कभी जिसका नाम है सिंधु घाटी, पढ़ी थी क्या? सिंधु घाटी के लिखित साक्ष्य मिले थे क्या कभी? मिले थे। सिंधु घाटी के लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन वो पढ़े नहीं गए, तो सीधी सी बात है फिर सिंधु घाटी कौन से समय की होगी? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी कौन से समय की? आद्य ऐतिहासिक काल। और सिंधु घाटी का एक स्थान आपके सिलेबस में है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कोई सभ्यता नहीं है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। तो सीधी सी बात है कि आप मुझे बता सकते हो कालीबंगा कौन से समय की होगी? आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि कालीबंगा सिंधु घाटी का है और सिंधु घाटी में लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन वो पढ़े नहीं गए, और वह समय जिसके लिखित साक्ष्य मिले और पढ़े नहीं गए वो क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान जो अपने सिलेबस में है वो है कालीबंगा। कालीबंगा कौन सा समय का होगा? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। वह समय जिसकी लिखित जानकारी तो मिली थी और वो पढ़ी भी गई थी। वह समय जिसकी लिखित जानकारी भी मिली और वो पढ़ी भी गई थी, क्या कहलाया था? ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने भागों में? 3। नंबर 1 प्राचीन, नंबर 2, नंबर 3 प्राचीन को फिर कितने? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐतिहासिक। नंबर 2 आता है मध्यकालीन। एक बार मैं इंडियन हिस्ट्री को रूबरू करते हुए बताता हूं। इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे तो मध्यकालीन को 2 भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल। अपन के राजस्थान के इतिहास की यदि अपन बात करें तो राजस्थान के इतिहास में मध्यकालीन में रियासतें आती हैं, और देश आजादी के समय राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। 19 रियासतें। 19 रियासतों में कौन कौन से राजवंश थे ये भी पूछा जाता है। जैसे मेवाड़ में गोहिल, डूंगरपुर गोहिल, बांसवाड़ा गोहिल, प्रतापगढ़ गोहिल, शाहपुरा गोहिल, जोधपुर राठौड़, बीकानेर राठौड़, किशनगढ़ राठौड़, कोटा हड़ा चौहान, बूंदी हड़ा चौहान, झालावाड़ में झाला चौहानों की शाखा हुआ करती थी, सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा हुआ करती थी, जयपुर में कछावा थे, अलवर में नरुगा थे, भरतपुर धौलपुर जाट थे, करौली में यादव थे, यदुवंशी हुआ करते थे, जैसलमेर में भाटी हुआ करते थे और टोंक में मुस्लिम हुआ करते थे। इस प्रकार से 19 रियासतें हुआ करती थी। तो ये 19 रियासतें आती है मध्यकालीन में। आप सेकंड ग्रेड वाले हो ना? आपके सिलेबस में इसमें से टॉपिक हुआ करते हैं चौहान, और चौहानों की बात करें तो सांवर के चौहान है, अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है और जालौर के चौहान है। फिर आगे बढ़ते हैं मेवाड़ की ओर, तो मेवाड़ में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध की बात करेंगे ना तो लगभग अपन को महाराणा प्रताप तक पूरा पढ़ना है। ऐसा क्यों? हमारे सिलेबस में सिर्फ दिल्ली सल्तनत है तो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लेंगे और महाराणा प्रताप पढ़ लेंगे? नहीं, दिल्ली सल्तनत आप सिर्फ इतना ही पढ़े हो कि पढ़ लिया आपने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, मेवाड़ का पहला शाखा हो गया। नहीं साहब, गयासुद्दीन तुगलक ने भी आक्रमण किया मेवाड़ पर, बलबल ने भी आक्रमण किया मेवाड़ पर। वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाए, उन्होंने आक्रमण किए हैं मेवाड़ पर। तो दिल्ली सल्तनत है आपके सिलेबस में। दिल्ली सल्तनत के अलावा महाराणा प्रताप हैं, राज सिंह है।
मारवाड़ से बात करें तो मारवाड़ में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रावचंद्र सेन है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सिर्फ और सिर्फ राय सिंह है। और आमेर की बात करें तो आमेर में सिर्फ और सिर्फ मान सिंह है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना जरूरी है। आपके सिलेबस में नहीं है, आप धुआंधार आमेर की शुरुआत कर दो। आमेर में धौले राय ने वंश रख दिया, कोकिल देव ने राजधानी बना दिया, रामदेव ने महलों का निर्माण करवा दिया, पृथ्वीराज कछावा खानवा के युद्ध में चला जाता है, बाकी सारे राजा पढ़ते जा रहे हो। सिलेबस में ही नहीं है। वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, वो नहीं पढ़ना जिसमें मजा आता है। सीधी सी बात है। थोड़े दिन बाद में आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि एक सब्जेक्ट आपकी फेवरेट हो जाएगी। कंपटीशन में यही होता है, किसी की मैथ हो जाएगी, किसी की कल्चर हो जाएगी, किसी की ज्योग्राफी हो जाएगी, किसी की और कुछ हो जाएगी। एक सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगी और आप उसी को पढ़ते रहोगे ना। वो पढ़ना है जो एवरेज निकलता है। तो प्राचीन से आपके सिलेबस में 4 सभ्यताएं हुआ करती हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। रीट में पढ़ोगे तो रीट में 70 हैं। रीट में 70 का है, 5 ही हैं। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराट और बालाथल ना। उसके सामने एक शब्द और लिखा हुआ है इत्यादि। 5 के तो नाम दिए हुए हैं रीट में, और 5 के सामने एक शब्द लिखा हुआ है इत्यादि, मतलब दुनिया की सारी, राजस्थान की सारी सभ्यताएं शामिल हो चुकी हैं। ये सारे की सारे 19 रियासत हैं रीट के अंदर। रीट में सारा की सारा सीधा लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और राजवंश में अपन को सारे के सारे पढ़ने हैं। आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में आपके सिलेबस में हुआ करता है 1857 की क्रांति आंदोलन। आंदोलन 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है किसान, नंबर 2 है जनजाति, और नंबर 3 है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। इसके अलावा आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है जिसे आप सब लोग छोड़ जाते हो। उसमें ना तो पढ़ने में मजा आता ना पढ़ाने में आता, लेकिन वो पास करवाने में सबसे बड़ा योगदान है, जिसका नाम है जनजागृति। ये कौन सा टॉपिक है? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति में राजस्थान की जितनी भी संस्था हुआ करती हैं, इसके बगैर आज तक पेपर नहीं हुआ कोई भी। पेपर उठा के देखना, हर पेपर में आता है, और अक्सर कोचिंग वाले भी इसको छोड़ देते हैं और बच्चे भी इसको छोड़ देते हैं। और पेपर आता है जब देखते हैं कि एक क्वेश्चन खतरनाक आ गया, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा जो अभी आई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी सभा, प्रताप संस्थान, हितकारिणी संस्थान, हरिजन सेवा संस्थान, हरिजन सेवा संस्थान, हरिजन संस्थान, दोनों अलग अलग हुआ करती हैं। ये सारी की सारी संस्था कहाँ से प्रकाशित होती है, कौन इसके प्रकाशक हुआ करते हैं, कहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है, राजस्थान सेवा संघ ने किस आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति को भेजा गया था, ये सारे के सारे जागृति में आते हैं। राजनीतिक जनजागरण या राजनीतिक जागृति बोलते हैं। सेकंड ग्रेड में ये आपका सिलेबस है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। मध्यकालीन से बात करें तो दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध, उसके बाद में महाराणा प्रताप, राज सिंह, राणा सांगा, सांगा भी है। मेवाड़ से 3 है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह। मेवाड़ से मान सिंह, मारवाड़ से रावचंद्र सेन, बीकानेर से राय सिंह। आधुनिक पूरा की पूरा एग्जाम में आएगा। राजस्थान में आधुनिक का सारा की सारा आपके सिलेबस में हुआ करता है। तो सिलेबस की शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन। ऐसा क्यों? मध्यकालीन जब पढ़ेंगे तो प्राचीन और आधुनिक दोनों अपने आप हो जाएगा। मध्यकालीन में आपको पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन के साथ प्राचीन और आधुनिक अपने आप ही चलता हुआ चलेगा। और मध्यकालीन में आपके सिलेबस में टॉपिक हुआ करता है पहला ही चौहान वंश। कुछ नहीं है, वही है जो हमारी जिंदगी में चल रहा है। सर हमारी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है, ऐसा ही सेम ही है अपने लेवल का। बस अंतर इतना है, अपना जो चल रहा है अपने लेवल की सोसाइटी में चल रहा है, अपने से छोटे लोगों का चल रहा है उनकी अपनी सोसाइटी में चल रहा है, अपने से बड़ों का चल रहा है वो उनकी सोसाइटी में चल रहा है। अपन कई बार छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, अरे यार तू कैसे भी कपड़े पहन लिया कर, बच्चों की भी कोई इज्जत होती है ना? होती है साहब, उनकी अपनी कैटेगरी में उनकी इज्जत है। कई बार अपन लोगों को बोल देते हैं ना कि यार तुम भी क्या, बेरोजगारी में कोई इज्जत होती है क्या आदमी की? होती है साहब। क्यों? हमारे सब दोस्त बेरोजगार है। सीधी सी बात है, आपके सामने तो नहीं है,
बाकी हमारे बराबर वालों में तो इज्जत है। तो आदमी के हमेशा रिलेशंस अपने से बराबर वालों के रहते हैं। ये राजा थे, इनके रिलेशंस राजाओं के साथ थे, लेकिन जिंदगी में चला वही जो अपनी में चल रहा है। कैसे, देखिएगा। कहीं नहीं लोड लेना, खोपड़ी में गोदरेज नहीं लेना, क्लास का क्लास में पूरा खत्म। चौहान राजपूत थे, हाँ हूं तो कर दो कुछ। राजा थे, राजा थे, उच्च पद पर बैठे हुए थे, ओहदे पर बैठे हुए थे। तो जिस किसी से पूछा ना कि भाई ये कहां से आए, उसी ने कहा हमारे हैं ये तो। सीधी सी बात है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है साहब। भगवान से दुआ करता हूं आप लोग एसडीएम बन जाओ आज। यदि आप एसडीएम बन गए ना, आपके दूर दूर के रिश्तेदार ये शब्द बोलेंगे हमारा है ये तो। गलत बोल रहा हूं क्या? सारे जो पराये हुआ करते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं, वो बोल देंगे हमारी बुआ का है, हमारी मामा का है, हमारी बुआ की दौरानी का है, हमारी बुआ की ननद का है। दूर दूर के लोग रिश्ते बना लेते हैं। और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि आपके ऊपर कोई परिस्थिति आ गई तो आपके अपने छोड़ देंगे आपको। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कोई बेरोजगार हो जाता है, उसके अपने उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। सपोज करना आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अभी वैकेंसी आएगी, रात को रिजल्ट आएगा आपका 10 बजे। जिस रात रिजल्ट आया ना 10 बजे, उसी रात शाम को 7 बजे आप चौराहे पर बैठे हुए थे और लोग आप में कमियां निकाल रहे थे। तैयारी नहीं करता यार, ये तो पटेला ही करता है जयपुर में जाके। खूब सारी कमियां जो आपके अंदर है ही नहीं है, ऐसी कमी निकाल देंगे। और रात को 10 बजे रिजल्ट आया, तुम सो गए, दुनिया नहीं सोई। क्यों? दुनिया की नजर आपके ऊपर कौवे की तरह रहती है। दुनिया को पता चल गया कि आप सिलेक्शन हो गए हो सेकंड ग्रेड में। जो आदमी शाम को 7 बजे कमी निकाल रहा था, वो सुबह 7 बजे क्या बोलेगा पता है? अरे ये बहुत तैयारी करता था यार। रात रात में बदल जाएगा वो, गारंटी है मेरी, रात रात में बदल जाएगा। ये जब राजा हुआ करते थे, तो जिस किसी से पूछा ना कि भाई ये चौहान आए कहां से, तो पता है सबने क्या बोला? हमारे हैं यार ये तो। और तेरे कहां से आ गए भाई? क्योंकि बहुत बड़े योद्धा थे, खतरनाक सूरवीर योद्धा, बात के पक्के, लड़ने के अपनी मर्यादा के नाम पर महिलाएं अपनी उंगली कट जाती है ना, अपन रोने लग जाते हैं। मर्यादा और संस्कार को बचाने के लिए जिंदा जल गई थी। इतने बड़े सूरवीर योद्धा हुआ करते थे। तो जिस किसी से पूछा कि भाई ये कहां से आए, उसी ने कहा ये तो हमारे हैं ये तो। और भाई तेरे कहां से आ गए? जैसे किसी ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मणों ये बताओ ये कहां से आए, ब्राह्मणों ने कहा इतने खतरनाक तो हमारे ही पैदा हो सकते हैं। इतने सूरवीर योद्धा, इतने महान योद्धा तो हमारे ही हो सकते हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। ब्राह्मणों ने खुद की तारीफ की और बोल दिया ये तो हमारे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, ब्राह्मण इतने खतरनाक हो ही नहीं सकते। तो फिर किसी विदेशी आदमी को बुलाया कि भाई तू आ, एक बात बता, तू ये बोल के जा कि ये चौहान कहां से आए। विदेशी ने कहा ये तो हमारे हैं। अरे भारत, तू तो भाई भारत कोई ना आए, तेरे कहां से आ गए? उसने कहा ना ना, भारत में इतने बड़े योद्धा नहीं हो सकते, ये तो हमारे ही है कहीं ना कहीं से। विदेशी को बोला भाग जाने, कनपट्टी दे देंगे तेरे, भाग यहां से। किसी ब्राह्मण से पूछा कि भाई ये चौहान कहां से आए, उसने कहा ब्राह्मण हमारे हैं ये तो। किसी विदेशी आदमी से पूछा कि भाई ये कहां से आए, उसने कहा हमारे हैं ये तो, भाग यहां से। फिर बुला लिया अपन ने एक बाबा जी कि यार बाबा जी सही बताएगा कहां से आए हैं ये। बाबा जी से पूछा बाबा तू बता भाई ये कहां से आए। बाबा ने कहा हमारे हैं ये तो। अरे बाबा तेरा तो भाई ना हो, तुम्हारी तो शादी ना हुई, तुम्हारे कहां से आए? कि ना ना ना, मैंने भगवान की पूजा की थी, भगवान की पूजा की थी। जब भगवान की पूजा कर रहा था तो राक्षस मुझे परेशान कर रहे थे, तो झट से मैंने आग में से निकाल दिए। अरे बाबा तू तगड़ा जादूगर है रे यार, तो तूने एक ही निकाला क्या आग में से? कि नहीं नहीं, चार चार निकाले थे, एक से काम नहीं चला, मैंने चारों कोनों में खड़े कर दिए और 4 निकाले थे मैंने आग में से। बाबा जी ने कहा था कि मैंने आग में से निकाले। अपन के निजची बात यार, उनकी बाबा फेंक रहा है। इधर तो ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण फेंक रहा है। विदेशी से पूछा, विदेशी ने भी फेंक दिया। बाबा से पूछा तो बाबा ने भी फेंक दिया। अपन ने पार्वती मैया को बोला मैया तू ही बता ये कहां से आई। पार्वती मैया ने कहा इतने खतरनाक है ये कि हाँ, कि ये तो हमारे ही हो सके। अरे देवी मैया तू तो कम से कम सही बता दे। तो देवी मैया ने कहा ना ना ना, इतने सूरवीर योद्धा जो है ना, ये तो हमारी ही संतान हो सकते हैं, ये तो भगवानों की ही संतान हो सकते हैं, आम आदमी की नहीं हो सकते। मैंने कि भगवानों में कौन से? कि भगवान राम खतरनाक हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ करते थे, ये भी मर्यादा पे टिके थे, ये तो राम जी के वंशज हैं। और भगवान राम थे सूर्यवंशी।
भगवान राम कौन थे? सूर्यवंशी। तो गौरी मैया ने कहा था कि ये तो हमारी संतान है, ये तो हमसे ही पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों ने कहा हमारी, तो ब्राह्मण है दशरथ शर्मा। शर्मा ब्राह्मण होते हैं क्या? अरे कचू हाँ हूं तो कर दो भाइयों, तुम तो ऐसे बैठे मीन दशरथ शर्मा ब्राह्मण होते हैं क्या? शर्मा ब्राह्मण होते हैं क्या? तो दशरथ शर्मा ने बोल दिया ये हमारी संतान है। दशरथ शर्मा ब्राह्मण था, तो दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान किन की संतान है? ब्राह्मणों की। तभी अपन ने बुला लिया कर्नल जेम्स टोड। भारत का था या विदेश का? विदेश का था। कर्नल टोड से पूछा भाई बता कहां से आए? कर्नल टोड ने कहा ये तो हमारी संतान है। कर्नल टोड के अनुसार चौहान विदेशियों की संतान है। दशरथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मणों की है, कर्नल टोड के अनुसार विदेशियों की है। तभी अपन ने पकड़ लिया एक बाबा जी। बाबा जी का नाम था वशिष्ठ मुनि। बाबा जी का नाम था वशिष्ठ मुनि। बाबा से पूछा बाबा तू बताइए कहां से आए? बाबा ने कहा मेरी संतान है। कि तेरी कहां से आए? कि आग में से निकाले। कितने निकाले? 4। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये क्रम वाइज हैं चारों। कितने निकाले? 4। नंबर 1 कौन था? प्रतिहार। नंबर 1। नंबर 2 परमार। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4 चौहान। नंबर 4। तो वशिष्ठ मुनि के अनुसार कहां से पैदा हुए? अग्निकुंड। मुहनौत नैंसी और चंद्रप्रदाय बोलते हैं वशिष्ठ मुनि सही बोल रहे। कतई सही कहा है इन्होंने, ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। तभी पूछ लिया गौरी मैया को। गौरी बोले तो गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। गौरी मैया पार्वती मैया, गौरी से बन गया गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम कौन से वंश के? सूर्य। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार क्या है? ये सूर्यवंशी। दशरथ शर्मा के अनुसार क्या है? बोलना तो पड़ेगा साहब। दशरथ शर्मा के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार, वशिष्ठ मुनि के अनुसार अग्निकुंड। वशिष्ठ मुनि के अनुसार कितने आए थे? 4। कितने? नंबर 1 प्रतिहार। नंबर 1। नंबर 2 परमार। नंबर 2। नंबर 3 चालुक्य। नंबर 3। नंबर 4 चौहान। नंबर 4 गौरी मैया के अनुसार सूर्यवंशी। तो गौरी बोले तो गौरी शंकर हीरा चंदे ओझा। सर इनके अलावा और भी तो बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। B.A. स्मिथ का अलग है, D.R. भंडारकर का अलग है, मुनौत नैंसी का अलग है, चंद्रप्रदाई का अलग हुआ करता है। ये उवासियां मत लो मैडम हो, मैडम तो धुआंधार। क्या आलस्य फैला रखा है आप लोगों ने, है ना? तो सारे के सारे अभी आ जाएंगे। याद नहीं रखना आपको, आपको कतई याद नहीं रखना दशरथ शर्मा के अनुसार किसकी संतान है। नहीं याद नहीं रखना, भूलना है। दशरथ शर्मा के अनुसार किसकी है? याद नहीं रखना। विदेशी के अनुसार विदेशियों की। विदेशी कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। गौरी मैया के अनुसार सूर्यवंशी। वशिष्ठ मुनि के अनुसार अग्निकुंड से। और भी सारे सिद्धांत एक एक करके आ जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। तो चौहान वंश की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी उनका नाम था वासुदेव चौहान। चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान। यहां से आपको याद रखना है, अब सिलेबस शुरू होता है। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी सांभर। सर हमारे पास तो एक गाइड है, उसमें सपाद लक्ष्य दिया हुआ है। हाँ, सांभर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कहां पे की थी? सांभर। कहां पे? अब सांभर में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कर दी। आदमी कहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है, कहीं पर अपना कोई बिजनेस डाल रहा है, अरे कहीं पर कोई अपना और कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, तो बताओ कहीं ना कहीं अपना ऑफिस तो बनाएगा ना, कहीं ना कहीं अपना ऑफिस बनाएगा। मैं कोई मास्टर नहीं हूं, आपके भाई की तरह हूं। जैसे अपने भाई के साथ बैठ के सेहर्स पढ़ सकते हैं ना, ऐसे सेहर्स पढ़ सकते हैं। ये ऊंगना वूंगना बंद करो आप लोग। ये मैं बोला हूं चौहान वंश की स्थापना किसने की? हो रही है यार, मस्ती के साथ पढ़ो। मैडम उकड़ू है के मत बैठे।
क्या हालत हो रही है आप लोगों की यार। चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान। किसने की? कहां पे की थी? सांभर। कहां पे? आदमी कहीं पर अपना बिजनेस डाल रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना ऑफिस बनाएगा। वासुदेव चौहान ने भी स्थापना कर दी साम्राज्य की। कहां पर? सांभर। तो ये भी कहीं ना कहीं अपना ऑफिस बनाएगा, जहां पर बैठकर ये पूरे साम्राज्य को देख सके। अपन भी ऑफिस बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो, कि जहां पे बैठ के देख सकें कि कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई आ रहा है तो उससे मीटिंग कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। तो स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। कहां पे की थी? सांभर। तो ये भी अपनी ऑफिस बनाएगा। और राजा महाराजाओं के ऑफिस को कहा जाता है राजधानी। राजा महाराजाओं के ऑफिस को राजधानी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था अहिछत्रपुर। राजधानी क्या बनाई थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। क्या है? चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान। किसने की? कहां पे की थी? सांभर। कहां पे? राजधानी अहिछत्रपुर। राजधानी वर्तमान नाम नागौर। वर्तमान नाम। आप में से शादी किस किस की हो गई? लड़के नहीं बताएंगे। लड़कों ने पता नहीं अपने पड़ोसी को क्या क्या डेमो दे रखा है। मैं जानता हूं बेटा आपको। कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई संबंध नहीं है। कोई बात नहीं, हो गई होगी, नहीं हुई हो। और यदि डेमो दे दिया हो ना तो राज खुल नहीं जाए, ध्यान रखना। शादी हो जाती है, शादी हो गई, पहली बार ससुराल जाएंगे, अच्छी खासी दक्षिणा मिलेगी 1100 रुपए। पहली बार में 1100 मिलेगी? अरे 1100 नहीं तो कम से कम 551 तो मिलेगी। पहली बार में कितनी मिलेगी? 551। कितनी मिलेगी? तो चौहान वंश की स्थापना भी कब हुई थी? 551। कब हुई थी? किसने की थी? वासुदेव चौहान। किसने की थी? कहां पे की थी? सांभर। कहां पे? राजधानी अहिछत्रपुर। राजधानी वर्तमान नाम नागौर। वर्तमान नाम। अब देखो, वासुदेव चौहान ने साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब यार, आदमी कहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। देखो, लोग दो प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। यदि आप साम्राज्य की स्थापना कर रहे हो और आस्तिक हो तो भगवान के लिए भी थोड़ा मोड़ा करोगे, कहीं ना कहीं मूर्ति तो लगाएंगे, भगवान ध्यान रखियो। तुम भी जयपुर आए, रूम सेट किया, खूब सारे पैसे खर्च हो गए। जब खूब सारे पैसे खर्च हो गए तो सोचा यार इतने रुपए खर्च हो गए तो एक 10 रुपए भगवान के नाम पे भी कर दूं, और भगवान की तस्वीर खरीद के ले आए। लाते हो नहीं लाते? लाते हैं। भगवान की तस्वीर लाके लगा दी, वो बात अलग है कि 10-10 दिन तक नहाते ही नहीं है। अपन नहाते धोते नहीं, पड़ोसी बोलता है कि भाई देख तू नहाता धोता है नहीं है, ये तस्वीर मेरे कमरे में लगा दे यार, मैं पूजा तो कर दूंगा कम से कम। चो बेटा, मैं बगैर नहाया, मेरा भगवान बगैर नहाया, 10 रुपए खर्च किए मैंने, तस्वीर लगेगी मेरे कमरे में। ये वासुदेव चौहान भी एक देवी को माना करता था जिनका नाम था शाकंभरी देवी। कौन सी देवी? शाकंभरी देवी। अब बताओ, शाकंभरी देवी का मंदिर बनवाएगा तो खुद के कमरे में या पड़ोसी के में? खुद के में या पड़ोसी के में? खुद का कमरा कहां पर है? सांभर। कहां पर? तो शाकंभरी देवी का मंदिर भी कहां बनवाया? सांभर। कहां पर? चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? कब की थी? कहां पे की थी? सांभर। कहां पे? राजधानी अहिछत्रपुर। राजधानी वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। देवी कौन सी? शाकंभरी देवी। देवी कौन सी? कहां पर? सांभर। कहां पर? सर ये देवी मैया बहुत परेशान करती है, हमको तो याद ही नहीं होती। और दूसरा पंगा ये याद भी हो जाती है ना तो हम यूं कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी तो कुल देवी और कौन सी आराध्य देवी, दो दो आती हैं। 80 देवियां याद करनी है कम से कम, उनमें से भी कौन सी कुल देवी और कौन सी आराध्य देवी। एक और नई आ जाती है इष्ट देवी, तो ये ध्यान ही नहीं रहता हमको। ध्यान रखना, आराध्य देवी और इष्ट देवी एक ही होती है, कुल देवी अलग होती है। कुल देवी क्या होती है? कोई मैं बोल रहा हूं कुल देवी क्या होती है, मैडम बोली अलग होती है। कुल देवी क्या होती है? कोई माता जी हैं जिनको मैंने पूजा, मेरे बापू ने पूजा, बापू के बापू ने पूजा, बापू के बापू ने पूजा, बापू के बापू ने पूजा। जब से मेरा वंश शुरू हुआ है, जब से मेरा कुल शुरू हुआ है, जब से यदि कोई देवी पूछते हुए आ रही है वो तो हो गई कुल देवी। और कोई देवी मुझे पसंद आई, जय हो मैया,
वो कौन सी हो गई? आराध्य देवी। चौहान वंश की शुरुआत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? शुरुआत से ही कौन सी देवी पूज रही है? कौन सी? तो बताओ, कुलदेवी होगी आराध्य देवी, कुलदेवी आराध्य देवी। और ये शाकंभरी देवी सांभर के चौहानों की कुलदेवी है। सर हमने तो पढ़ा है चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। आशापुरा माता जालौर के चौहानों की या सोनगढ़ चौहानों की कुलदेवी है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए पर्टिकुलर सांभर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी? शाकंभरी देवी। सांभर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी? तो वासुदेव चौहान ने कौन सी माता बनवाई? कौन सी? कहां पर है? कहां पर? सांभर के चौहानों की, सांभर के चौहानों की। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? पूछूंगा मैं, अभी ध्यान रखना, कोई पहली क्लास डेमो फेमो नहीं है। कब की थी? 551। कब की थी? कहां पे की थी? कहां पे? राजधानी, राजधानी, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम। देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहां पर है? सांभर। कहां पर? सांभर के चौहानों की कुलदेवी, सांभर के चौहानों की। अब आप में से कोई शेखावाटी से होगा तो सोच रहा होगा यार गुरुजी तो पता नहीं क्या बता रहे हैं। शाकंभरी माता तो हमारे वहां पर है उदयपुर वाटी में। शाकंभरी माता का मंदिर तो उदयपुर वाटी में हुआ करता है। हाँ, एक शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर वाटी में भी है। जिस शाकंभरी माता को सकराय माता के नाम से जाना जाता है, जो खंडेल वालों की कुलदेवी है, जिस शाकंभरी माता को या सकराय माता को कंदमूल की देवी भी कहा जाता है। इन माता को कंदमूल की देवी नहीं कहते। शाकंभरी माता या सकराय माता उदयपुर वाटी वाली को कंदमूल की देवी कहा जाता है। क्यों? एक बार शेखावाटी में भयंकर अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा था तो लोग अपने घरों को खाली कर करके जा रहे थे। लोग घरों को खाली कर रहे थे, रवाना हो रहे थे। तभी सकराय माता, शाकंभरी माता ने कहा था, कहाँ जा रहे हो छोरे हो? कि मैया जा रहे हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की भी नहीं है, भूख लग रही है। सकराय माता, शाकंभरी माता उदयपुर वाटी वाली ने कहा था, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगी। और शाकंभरी माता उदयपुर वाटी वाली ने लोगों के खाने पीने के लिए कंदमूल की बारिश की थी। सकराय माता ने लोगों के खाने पीने के लिए कंदमूल की बारिश की थी। इस कारण से उदयपुर वाटी वाली शाकंभरी माता को कंदमूल की देवी कहा जाता है। कल्चर वाले सर बता देंगे आपको विस्तार से। उदयपुर वाटी वाली शाकंभरी माता को कंदमूल की देवी कहते हैं, जबकि शाकंभरी माता सांभर वाली, सांभर के चौहानों की कुलदेवी। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? कब की थी? कहां पे की थी? सांभर। कहां पे की थी? राजधानी आई छत्रपुर, राजधानी। वर्तमान नाम नागौर, वर्तमान नाम। देवी कौन सी? शाकंभरी देवी। देवी कौन सी? कहां पर है? सांभर। कहां पर? सांभर के चौहानों की, सांभर के चौहानों की। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की। सपोज कीजिएगा, यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, यहां से लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 कर दिया। डॉट डॉट का मतलब है अनंत। क्या होता है? तू अंग्रेजी में बोल रही? इंग्लिश मीडियम के कौन कौन है? एक। तू सबको कैसे पता? नहीं, कोई बोल रहा था ना कोई नहीं है। नहीं नहीं है, एक दो, एक तू है और कोई भी नहीं है, सब देसी है। ये और भी बढ़िया है। तेरे समझ में आ रहा है? तू मेरे से पूछ लेना यदि तेरे को इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत आए ना। मेरी इंग्लिश खतरनाक है। अच्छा, तेरे को तो पता और है मेरी कितनी खतरनाक है। पहले कहाँ विज्ञान में थी तू? ठीक है, तो पूछ लेना। अब बहुत स्ट्रांग हो गई है, पहले की बात अलग है। अब तो खतरनाक है मेरी अंग्रेजी। अरे यार बेइज्जती मत करो यार। इसका मतलब होता है अनंत, है ना। और यदि यहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब है अंत। यहां से शुरू किया, इसका मतलब है शुरुआत। यहां से शुरू किया, इसका मतलब तो क्या है? शुरुआत। और इसका मतलब है अंत।
और शुरुआत करने को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है आदि। शुरुआत करने को क्या बोलते हैं? आदि। आप में से हिंदी वाले हैं, उन्होंने विलोम शब्द पढ़े होंगे, सबने पढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो आदि का विलोम शब्द होता है अंत। आदि का मतलब है शुरुआत, खत्म करने का मतलब होता है अंत। अरे आपने गाना सुना होगा, धर्मेंद्र ने गाया था हेमा मालिनी के लिए, आदि से लेकर अंत तक तेरी सैर कराऊंगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुझे घुमाऊंगा। धर्मेंद्र की शादी नहीं हो रही थी हेमा मालिनी से, तो धर्मेंद्र याद तक कर कैसे करके फंस जाए, तो बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे उसको कि देखना जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाऊंगा तुझे। मतलब आदि से लेकर अंत तक शुरुआत करने को क्या बोलते हैं? आदि। और भारत की शुरुआत कहां से हो रही है? जम्मू कश्मीर। खत्म कहां पे हो रहा है? कन्याकुमारी। उसने कहा था आदि से लेकर अंत तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। शुरुआत करने को कहा जाता है आदि। चौहान वंश की शुरुआत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पुरुष है या महिला? तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पुरुष है भाई। इस कारण से वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। आदि पुरुष कौन है? स्थापना कब की थी? कब की थी? कहां पे की थी? कहां पे? राजधानी? राजधानी। वर्तमान नाम? वर्तमान नाम। देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहां पर है? कहां पर? सांवर के चौहानों की। सांवर के चौहानों की। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष। इन्हीं वासुदेव चौहान के द्वारा एक झील बनवाई गई थी जिसका नाम था सांवर झील। सर हमको ज्योग्राफी वाले सर बता रहे थे कि सांवर झील तो एक प्राकृतिक झील है, आप बता रहे हो कि सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। हाँ, इतिहास में शिलालेख जानकारी देता है और वो शिलालेख बोलता है कि सांवर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान। ऐसा कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया शिलालेख वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी देता है कि वासुदेव चौहान ने सांवर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील बनवाई थी? सांवर झील। कौन सी झील? कौन सी झील? कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? ये बिजोलिया शिलालेख प्राप्त हुआ था भीलवाड़ा से। कहां से प्राप्त हुआ था? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में यह प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ मंदिर से। कौन सा मंदिर था? पार्श्वनाथ। ध्यान रखना, दो मिलते जुलते शब्द, पार्श्वनाथ मंदिर और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ में, आगे पढ़ेंगे अपन लोग, जेतल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जबकि पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? वासुदेव चौहान ने कौन सी झील बनवाई? सांवर झील। कौन सी झील? जानकारी कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? कहां से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? इस बिजोलिया शिलालेख प्राप्त हुआ था 1170 में। कब प्राप्त हुआ? 1170। और 1170 में यह प्राप्त हुआ था, उस समय राजा था सोमेश्वर। राजा कौन था? सोमेश्वर। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं। बिजोलिया शिलालेख किस शासक की जानकारी देता? वासुदेव चौहान। किसके काल में प्राप्त हुआ? सोमेश्वर। मतलब क्या हुआ इसका? अरे आजकल तो सपोज करो, सपोज क्या करना, वास्तविकता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सुविधाएं बहुत सारी हैं आजकल। तो पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। सपोज करो अपन बात कर रहे हैं अपने दादा की। अपने दादा की हो गई सगाई, अपना दादा दादी को याद करता था रोज, तो अपना दादा क्या, दादी को लेटर लिखता था, कैसी है तू, है ना, दादी को पत्र लिखा। दादी ने उधर से रिप्लाई किया, मैं बहुत अच्छी हूं, उम्मीद करती हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे, और शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवा लो। पत्र लिखा दादा को, दादी ने 3-4 लिखे, दादी ने दादा को 3-4 लिखे। दादा की मोहब्बत सच्ची हुआ करती थी और दादा ने वो पत्र हिफाजत से रख रखे थे। दादा ने बड़े हिफाजत से पत्र रख रखे और शादी हो गई। शादी के बाद दादा पत्रों को भूल गया। अब अपन हो गए दादा के पोते, अपने को मिल गए पत्र, मैं बहुत अच्छी हूं। अपन दादी को बोले, दादी ई का मामलो है।
दादी को बोला, मतलब वो पत्र जानकारी तो किसकी दे रहे हैं? दादा की, लेकिन मिले किन को हैं? अपन को। यही समझ में? वासुदेव बिजोलिया शिलालेख जानकारी किसकी दे रहा है? वासुदेव चौहान। मिला किसको है? सोमेश्वर। समझ में आ गया ना? कब प्राप्त हुआ था? 1170। कब प्राप्त हुआ? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? कहां से मिला था? कहां से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? कब प्राप्त हुआ? 1170। कब प्राप्त हुआ? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक हुआ करते थे गुणभद्र। सर हमने तो पढ़ा है कि बिजोलिया शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था केशव ने। सही पढ़ा है। बिजोलिया शिलालेख के लेखक हुआ करते थे गुणभद्र, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के लेखक हुआ करते थे गुणभद्र, लेकिन इसको उत्कीर्ण मतलब लगवाना, वो लगवाया गया था केशव के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाए, बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? गुणभद्र। कौन थे? कहां से मिला था? कहां से? कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? लेखक कौन थे? गुणभद्र। कौन थे? झील कौन सी? सांभर झील। झील कौन सी? कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति हुई थी, वो चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई थी। दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण परिवार से हुई थी। इसके बारे में जानकारी कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन पूछा जाए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कैसे हुई थी? मेरे साथ बोलो, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन सा शिलालेख बोलता? बिजोलिया। कौन सा? चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई थी? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ब्राह्मणों का समर्थन किया था किसने? पंडित दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा था कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्राह्मणों से। इसी शिलालेख को मानकर किया था। दशरथ शर्मा ने कहा था कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। इस बात का समर्थन किया था दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कहा था कि बिजोलिया शिलालेख बिल्कुल सही बोल रहा है। बिजोलिया शिलालेख जो बता रहा है ना कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई थे, ये बात बिल्कुल सही है। समर्थन किसने किया? दशरथ शर्मा। समर्थन किसने? कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहां से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? कब हुआ? 1170। कब हुआ? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? लेखक कौन थे? गुणभद्र। कौन थे? चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों की उत्पत्ति। समर्थन किसने? दशरथ शर्मा। समर्थन किसने? और दशरथ शर्मा ने जिस पुस्तक में इस बात का समर्थन किया था, वो दशरथ शर्मा की पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पुस्तक कौन सी थी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसी बार सीटी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई थी। इस बात का समर्थन दशरथ शर्मा ने कौन सी पुस्तक? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। कौन सी? मेरे साथ बोलो, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कैसे हुई? समर्थन किसने? दशरथ शर्मा। समर्थन किसने? पुस्तक कौन सी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पुस्तक कौन सी?
इस बिजोलिया शिलालेख में, एक तरह तो मस्त बैठो आराम से, चिल होके, चिल होने का मतलब और कुछ नहीं है, लेकिन रिलैक्स होके बैठो। कई लोग तो ऐसी पोजीशन है, चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो आप लोग, साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी। साइकोलॉजी बोलती है कि कोई भी काम 21 दिन तक या 17 दिन तक रेगुलर किया जाता है ना, तो वो उसकी आदत बन जाती है। तुम यदि 17 दिन 21 दिन तक यूं रहे ना, यूं परमानेंट हो जाओगे बेटा, वो ध्यान रख लेना। तुम्हारी हो जाएगी शादी, शादी हो गई, बेचारा सामने वाला कब तक मुस्कुराएगा? तुम ऐसे, वो भी, वो तो खुश हुई थी जब तो खुश था, तुम ऐसे, तो फिर धीरे धीरे वो भी तुम भी ऐसे, सामने वाला भी ऐसा। गलती से हो गए बच्चे। अब बच्चे माँ बाप पे तो जाते हैं, तो बच्चा भी तुम भी ऐसे, लुगाई भी ऐसी, बच्चा भी ऐसा। फिर तीनों कभी सेल्फी लेना अपनी एक साथ में, मतलब ये एक गलती खानदान बिगाड़ देगी पूरा, ध्यान रख लेना। इसलिए मस्त रहा करो। हैप्पीनेस इज हैबिट, सो कल्टीमेट इट। खुश रहना एक आदत है, उसे फॉलो करना चाहिए। मस्त रहना, याद कैसे रहेगा ये टेंशन तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। कौन सा शिलालेख था वो? कौन सा? आराम से दर्द दे देना पड़ो, बिजोलिया। कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया। कौन सा? कहां से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? किसके काल में? किसके काल में? लेखक कौन थे? लेखक कौन? चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति। समर्थन किसने? समर्थन किसने? पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? इस बिजोलिया शिलालेख में अनेक शहरों के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को कहा गया है दिल्ली का। दिल्ली को क्या बोला? दिल्ली का। दिल्ली को। ऊपर माल को कहा गया है उत्तरार्धी या उत्तमार्धी। उत्तरार्धी या उत्तरमार्धी कहकर संबोधित किया गया। बिजोलिया को कहा गया है विंध्यवल्ली या विजयावल्लरी। जालौर को कहा गया है जावालीपुर। ये इसी बार आया था सेकंड ग्रेड में। जिस सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या अभी जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया जालौर का प्राचीन नाम क्या था? जावालीपुर। दिल्ली को क्या बोला गया? दिल्ली का। दिल्ली को। ऊपरमाल को उत्तरार्धी। ऊपरमाल को। बिजोलिया को। बिजोलिया को। जालौर को। जालौर को। भीनमाल आपने सुना होगा, राजा माघ, सॉरी, कवि माघ की नगरी भीनमाल। और भीनमाल को कहा गया श्रीमाल। भीनमाल को। दिल्ली को। दिल्ली को। ऊपरमाल को। ऊपरमाल को। बिजोलिया को। बिजोलिया को। जालौर को। जालौर को। भीनमाल को। भीनमाल को। दिल्ली को। दिल्ली को। ऊपरमाल को। ऊपरमाल को। बिजोलिया को। बिजोलिया को। जालौर को। जालौर को। भीनमाल को। भीनमाल को। बिजोलिया शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? किसके काल में? किसके काल में? लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति। समर्थन किसने? समर्थन किसने? पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? दिल्ली को। दिल्ली को। ऊपरमाल को। ऊपरमाल को। बिजोलिया को। बिजोलिया को। जालौर को। जालौर को। मैडम इतने रिलैक्स मूड में मत बैठो, आपको ही बोल रहा हूँ, बहुत एकदम ऐसे थोड़ी बैठते हैं, तैयारी करने आए हो। जालौर को। जावालीपुर। जालौर को। भीनमाल को। भीनमाल को। चौहान वंश की स्थापना किसने की? सबको बोलना है, किसने की? कब की थी? कब की थी? कहाँ पे की थी? कहाँ पे? राजधानी। राजधानी। वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। देवी कौन सी? देवी कौन सी?
कहाँ पर है? कहाँ पर? सांभर के चौहानों की, सांभर के चौहानों की चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष। झील कौन सी? झील कौन सी? जानकारी कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? कब प्राप्त हुआ? कब हुआ? किसके काल में? किसके काल में? लेखक कौन? लेखक कौन? चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति समर्थन किसने? समर्थन किसने? दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक? कौन सी? दिल्ली को, दिल्ली को, ऊपरमाल को, ऊपरमाल को, बिजोलिया को, बिजोलिया को, जालौर को, जालौर को, बीनमाल को, बीनमाल को। देख देख के बोल रहे थे, कोई भी बोल लेता है। सबको अपनी अपनी मैया की सौगंधें नहीं बोलेंगे तो अब चुप रहो बेटाओ। जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? देखो आवाज ही बदल गई ना। किसने की? कब की थी? कब की थी? कहाँ पे की थी? कहाँ पे? राजधानी, राजधानी, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम। देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहाँ पर? कहाँ पर? सांभर के चौहानों की, सांभर के चौहानों की चौहान वंश का आदि पुरुष कौन? आदि पुरुष। झील कौन सी? झील कौन सी? जानकारी कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? कब प्राप्त हुआ? कब हुआ? किसके काल में? किसके काल में? लेखक कौन? लेखक कौन? चौहानों की उत्पत्ति, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों की उत्पत्ति समर्थन किसने? समर्थन किसने? पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? दिल्ली को, दिल्ली को, ऊपरमाल को। कई लोग तो फंस गए, पहले तो बोल नहीं रहे, अब अटक रहे हैं। मैया की सौगंध दिला रखी है तो अब क्या बोले? तो पूछा हूं दिल्ली को तो ऐसे क्योंकि बोलना तो है, माँ की सौगंध है, अब बोले क्या? दिल्ली को, दिल्ली को, ऊपरमाल को, ऊपरमाल को, बीनमाल को, बीनमाल को, विजय वल्लरी। मैं बीच में ऊट पटांग पूछ लूंगा तुम्हारी मम्मी का नाम बोलेंगे, विजय वल्लरी। बीनमाल को श्रीमाल, बीनमाल को जालौर को, जालौर को। अब विचार आ रहा होगा आज तो बढ़िया पढ़ाया यार, आगे पता नहीं कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा। इसमें कम से कम 15 पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे, पूछ लेना आराम से कैसा पढ़ाएगा। दूसरा खुरापात ये आ रहा होगा, लिखाएगा कब है? लिखाया तो है ही नहीं, लिखाऊंगा आज का पढ़ाया हुआ कल, कल का परसों, परसों का अगले दिन। ऐसा क्यों? आज तो पूरा की पूरा याद है तुमको। यदि आज का आज लिखा दिया ना तो मेरी गारंटी है तुम एक को ना पढ़े घर जाके। घर जाके कोई नहीं पढ़ेगा, मम्मी पापा बोलेंगे ना पढ़ ले, मम्मी पूरा याद से खोपड़ो खराब मत कराव है। एक आयो पागल मास्टर पूरा याद करावो। लेकिन कहा जाता है हिंदी और हिस्ट्री बेवफा है, शाम को पढ़ी सुबह सफा है। और गुरुजी शाम को पढ़ने से सुबह सफा हो जाए, दिन में पढ़ ले। लेकिन आदमी इसको भूल जाता है। आज तो पूरा की पूरा याद करवाया है, कल ऐसे की ऐसे मैं आपको लिखाऊंगा हाथों हाथ, तो हाथों हाथ रिवीजन होगा। आज तो पढ़ाया, कल हाथों हाथ तुम लिखोगे वासुदेव चौहान 551 सांभर, तो पूरा की पूरा जब लिखोगे तो ऐसे की ऐसे रिवीजन होगा। पढ़ाया भी जा रहा है, रिवीजन भी हुआ हो रहा है। इस कारण से आज का पढ़ाया हुआ कल। भगवान से दुआ करता हूं, आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य आपका पूरा हो। आई प्रे टू गॉड, विश यू ऑल द बेस्ट।